हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान का समन्वय। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इस तरह का टॉपिक जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इतिहास में भी पूछा जा सकता है और भारतीय संविधान का भी ये पार्ट है, भारतीय संवैधानिक विकास का भी ये पार्ट है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इतिहास और भारतीय संविधान का समन्वय का जो चैप्टर है। चलिए दोस्तों, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी प्रक्रिया, इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से, जब ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद प्लासी बक्सर का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद की प्रक्रिया, संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया पर विचार विमर्श शुरू हुआ। तो वहाँ से लेके हम लोग 1950 तक चले गए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली कड़ी जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा ब्रिटिशर्स जो है 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए। यहाँ देखिए, बहुत ही ध्यान देने की बात है दोस्तों। आए, ठीक है। अब देखिए, बक्सर युद्ध के उपरांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा। कंपनी के एक व्यापारिक संगठन से, यहाँ देखिए कैसे ट्रांजिशन, संक्रमण काल इसका शुरुआत होता है। सॉरी, व्यापारिक संगठन से प्रशासनिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाई। धीरे धीरे ब्रिटिश शासित भारत में भारत और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के अधीन शासन। अब आइए, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। भारत में देखिए, कंपनी के अधीन शासन का तात्पर्य यह होता है कि कंपनी व्यापारिक व्यापारिक संगठन से प्रशासनिक मामलों में इंटरफेयर किया गया। ठीक है। चलिए, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के पूर्व भारतीय राज व्यवस्था का संचालन अधिकतर धार्मिक प्रथाओं एवं रूढ़िवादी के अनुसार किया जाता था। लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और विशेष रूप से 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के बाद भारत में लिखित विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, टर्निंग पॉइंट है यहाँ, ये अवश्य याद रखेंगे आप। एकदम कंसेप्शनल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और इसका आपको भविष्य में किसी भी तरह का परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का निर्मित भारत का संविधान और पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे अधिनियम चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एक बार बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों, तो ये काफ़ी डेट महत्वपूर्ण है। ठीक, जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। इन अधिनियमों चार्टरों को भारतीय संविधान के शोभनागत विकास क्रम में रखा जा सकता है। ठीक है। ब्रिटिश द्वारा पारित अधिकारों चार्टर्ड योजनाओं को मूलतः दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कंपनी के मामले में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज के हितों की सुरक्षा के लिए इनका संक्षिप्त विवरण और इनमें
विशिष्ट प्रावधान निम्न प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियम 1600 का जो चार्टर है, देखिए 1600 ईस्वी का चार्टर। भारतीय संविधान के विकास का काल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू हो जाता है। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा रॉयल चार्टर प्राप्ति भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस कंपनी की स्थापना लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में की गई थी। यहाँ देखिए, भारत तथा पूर्वी देश अर्थात हम लोग जो है वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, जो भी यूरोपियन कंट्री है उसे, और उसके अनुसार जो है हम लोग ईस्टर्न हो गए। तो वही पूर्वी देशों के जो भी एशियन कंट्री है ईस्टर्न में आता है। ठीक है। प्रारंभ में इस कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीति होने लगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजू दौला के पराजित हो जाने पर भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। ये सब टर्निंग पॉइंट है ब्रिटिशर्स का भारत पर अधिकार करने का। देखिए 1726 का जो चार्टर है, इसके अनुसार है कि इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंशियली के राज्यपाल और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। शुरुआत यहाँ से आप कह सकते हैं। विधि संविधान से जुड़ा हुआ शब्द है। इससे पूर्व तक विधि बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। इस प्रकार 1726 के राजलेख ने भारत स्थित कंपनी की सरकार, गवर्नर जनरल की परिषद को नियम, उपनियम, अध्यादेश को पारित करने का अधिकार के साथ साथ उसके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की भी शक्ति प्रदान की गई। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण फैक्ट है समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। गवर्नर जनरल का विधि बनाने की शक्ति पर मुख्य रूप से दो निर्बंध भी थे। पहला यह कि उसके द्वारा निर्मित विधियां आंग्ल विधियों के विपरीत न हो, और दूसरा यह कि वह युक्तियुक्त हो। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वास्थ्य परक, चलिए यहां से आते हैं, स्वास्थ्य परक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर, यहाँ देखिए किस संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया, यहाँ याद रखने की चीज़ है। 1772 में गठित गुप्त संसदीय प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। चलिए, मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तथा इन प्रांतीय सरकारों पर उसे नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ये लाइन भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल को
समस्त अंग्रेज क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। चलिए, गवर्नर जनरल की परिषद की को कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय समय पर नियम, अध्यादेश, विनिमय के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। अब ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे दीवानी, फौजदारी और जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। यह अभिलेख न्यायालय भी था। आज भी हम लोग प्रश्न में आता है कि अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य होता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवेंशल काउंसिल में अपील की जा सकती है। चलिए, कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया था। भारत से वापसी के 2 वर्ष बाद ही कोई व्यक्ति कंपनी का संचालन मंडल का सदस्य बन सकता था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुकरण में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है। 1774 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किए गए चार्टर के अधीन भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। ये भी प्रश्न आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एलिहाज हेम्पी प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट। इस चार्टर के द्वारा भारत में बहुमत के निर्णय को मान्यता भी मिली और कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में कंपनी के शासन के लिए अपनी पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जिससे भारत के एक निश्चित शासन पद्धति की शुरुआत होगी। यह अधिनियम 11 वर्षों तक अमल में रहा। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कितने साल तक रहा। अब आइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये उतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं माना जाता है, फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसे संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती थी। चलिए अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने का उद्देश्य सर्वप्रथम 1783 में इंडियाज अधिनियम, फिर नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। ठीक है। परंतु ये दोनों ही विधेयक पारित न हो सका। फलतः रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियां ब्रिटिश शासन के कंपनी का अपूर्व नियंत्रण और भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय, अत्याचार के कारण कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए 1784 में यह अधिनियम पारित किया गया है। देखिए 1784 में क्यों, क्या क्या रीजन था, आप मेंस में भी ये पार्ट लिख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के कंपनी और पूर्व नियंत्रण, भारत में कंपनी के सुशासन और उनके कर्मचारी द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार। चलिए, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसमें राजनीतिक दायित्व का भार 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को सौंप दिया गया। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान देने की बात, ये अभी का जो परीक्षा का ट्रेंड है, काफ़ी मतलब
एक लेयर से अंदर दूसरा और तीसरा लेयर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की बात हो सकता है कि पूछ दे कि कितने सदस्यीय नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य रहते थे, तो 6। चलिए, नियंत्रक मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेश और निर्देशों को स्वीकृति और स्वीकृति करने का अधिकार था। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। देखिए, यहाँ काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया है, ये अवश्य याद रखेंगे। चलिए, प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक कर दिया गया है। चलिए, अब देखते हैं 1813 का चार्टर। 1813 में क्या कहा गया है? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत की आक्रामक नीति और कंपनी को शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1815 में चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। देखिए क्या क्या प्रावधान है। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, 1813 अधिनियम के तहत ही कंपनी के जो है एकाधिकार को समाप्त कर सभी के लिए व्यापार करने का अवसर प्रदान दिया गया। यद्यपि चीन से यह व्यापार, चाय के व्यापार अधिकार बना रहा, अर्थात चीन में जो है कंपनी के ही अधीन ये प्रक्रिया रही। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया। नियंत्रक मंडल की अधीक्षण और निर्देश की शक्ति को स्पष्ट करते हुए इसको विस्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि भारतीय शिक्षा को 1 लाख का बजट का प्रावधान या व्यय करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1813 आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंपनी के व्यय पर अधिकतर 20,000 अंग्रेजी सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। 1813 के राजलेख द्वारा भारत में अंग्रेजों साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हो गई। ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि संवैधानिक स्थिति पहली बार किस अधिनियम के तहत स्पष्ट हुई? तो 1813। चलिए, अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। 1813 के अधिनियम के बाद भारत के कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि हुई। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रभुत्व, देखिए, इसका विस्तार हो गया बहुत जगह। इस प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद 1814, 23 और 29 में अधिनियम कर कंपनी को कर लगाने, राजाओं को पेंशन देने और न्यायालयों को अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने संबंधी अधिकार को समाप्त करके उसमें प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया तथा ब्रिटिश शासकों की ओर से भारतीय प्रदेशों और राजस्व के प्रबंधन को दायित्व कंपनी को सौंपा गया। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अधिकार को सीमित किया गया। लॉर्ड प्रेसिडेंट, लॉर्ड प्रिवी काउंसिल, कोषागार मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य के प्रमुख मंत्रियों का नियंत्रक मंडल का पदेन सदस्य बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया।
1833 के अधिनियम के तहत ये प्रश्न भी आया हुआ है। प्रदेश, भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन की निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल सभी विषयों पर, सभी स्थानों पर था, लोगों के लिए कानून बना सकता था। इतना अधिकार अब गवर्नर जनरल को मिल गया। उसके कानून सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते थे। देखिए, इस प्रकार कानून बनाने की शक्ति का सभी केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी विशेषज्ञों के रूप में एक चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विधि के संहिता आयोग का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, देख लीजिए, 1843 में दास प्रथा उन्मूलन कर दिया गया। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।